जब आप करोड़पति शब्द सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या तस्वीर बनती है? शायद एक शानदार हवेली, एक चमचमाती हुई लैम्बोर्गिनी, डिजाइनर कपड़े पहने कोई इंसान जो प्राइवेट जेट्स में घूमता हो, है ना? पर क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि यह सब एक धोखा है, एक इल्यूजन है, और असली करोड़पति शायद आपके ठीक बगल वाले घर में रहता है, एक पुरानी फोर्ड गाड़ी चलाता है और सेल में मिले कपड़े पहनता है? क्या आप यकीन करेंगे? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। हेलो दोस्तों, रीडोलॉजी हिंदी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। वो जगह जहां हम दुनिया की सबसे बेहतरीन किताबों के ज्ञान को आपकी भाषा में आप तक पहुंचाते हैं। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने वाले हैं जो शायद दौलत के बारे में आपकी हर धारणा को तोड़कर रख देगी। किताब का नाम है द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर, जिसे लिखा है थॉमस जे स्टैनले और विलियम डी डनको ने। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोगों को लगता है कि करोड़पति पैदा होते हैं, उन्हें दौलत विरासत में मिलती है, पर यह किताब एक चौंकाने वाला सच बताती है। अमेरिका में 10 में से 8 करोड़पति फर्स्ट जनरेशन अमीर हैं। जी हां, उन्होंने खुद अपनी मेहनत और लगन से वो दौलत कमाई है। वो कोई सेलिब्रिटी नहीं है, वो आम लोग हैं, बिल्कुल आपके और मेरे जैसे। तो सवाल यह है कि वो ऐसा क्या अलग करते हैं जो बाकी दुनिया नहीं कर पाती? क्या उनके पास कोई जादू की छड़ी है या कोई गुप्त फार्मूला? इसका जवाब है हां, एक तरह का फार्मूला तो है, और वो फार्मूला है उनकी आदतें, उनका डिसिप्लिन और पैसे को देखने का उनका नजरिया। इस किताब को लिखने के लिए ऑथर्स ने 20 साल से ज्यादा समय तक अमेरिका के करोड़पतियों पर रिसर्च की, उनके इंटरव्यू लिए और उनकी जिंदगी को करीब से देखा, और उन्होंने पाया कि अमीर बनना रॉकेट साइंस नहीं है। ये कुछ आसान लेकिन बेहद जरूरी नियमों का पालन करने जैसा है। तो क्या आप तैयार हैं उन नियमों को जानने के लिए? क्या आप अपने पड़ोस में रहने वाले उस छुपे हुए करोड़पति से मिलने के लिए तैयार हैं? चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। पहला अध्याय, करोड़पति की असली पहचान, पॉ वर्सेस यूएडब्ल्यू। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि दौलत का मतलब क्या है। क्या ज्यादा कमाना ही अमीर होना है? किताब कहती है बिल्कुल नहीं। असली दौलत आपकी इनकम नहीं, बल्कि आपकी नेट वर्थ होती है, यानी आपके सभी एसेट्स जैसे घर, जमीन, इन्वेस्टमेंट्स की कुल कीमत, जिसमें से आपकी सभी देनदारियों जैसे लोन्स को घटा दिया गया हो। ऑथर्स ने दौलत जमा करने वालों को 3 कैटेगरीज में बांटा है। एक पॉ, प्रोडिजियस अक्यूमुलेटर ऑफ वेल्थ। ये वो लोग हैं जो दौलत बनाने में माहिर होते हैं। ये अपनी उम्र और इनकम के हिसाब से उम्मीद से कहीं ज्यादा दौलत जमा कर लेते हैं। 2 AAW, एवरेज अक्यूमुलेटर ऑफ वेल्थ। ये वो लोग हैं जो ठीक ठाक दौलत जमा करते हैं, जितनी उनसे उम्मीद की जाती है। 3 UAW, अंडर अक्यूमुलेटर ऑफ वेल्थ। और ये वो लोग हैं जो अच्छी खासी इनकम होने के बावजूद बहुत कम या ना के बराबर दौलत जमा कर पाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इन तीनों में से कौन हूं? इसके लिए किताब एक मजेदार फार्मूला देती है। आपकी उम्र को आपकी सालाना कुल इनकम से गुणा करें और फिर उसे 10 से भाग दे दें। एज एक्स एनुअल इनकम बटा 10। जो रकम आएगी वो आपकी एक्सपेक्टेड नेट वर्थ है। अगर आपकी असली नेट वर्थ इससे बहुत ज्यादा है तो आप एक पॉ है, अगर आसपास है तो आप AW है, और अगर बहुत ही कम है तो आप एक UAW है। चलिए इसे एक कहानी से समझते हैं। मिलिए मिस्टर रिचर्ड से, उम्र 45 साल। वो मोबाइल होम्स यानी चलते फिरते घर बेचते हैं। उनकी सालाना इनकम करीब $90,000 है। फॉर्मूले के हिसाब से उनकी एक्सपेक्टेड नेट वर्थ होनी चाहिए लगभग 45x 90,000 बटा 10, $4,05,000। लेकिन जानते हैं उनकी असली नेट वर्थ कितनी है? $1.1 मिलियन। मिस्टर रिचर्ड्स एक शानदार पॉ है। अब मिलिए मिस्टर फोर्ड से, उम्र भी 45 साल।
वो एक कामयाब वकील है और उनकी सालाना इनकम है $1,00,000। फॉर्मूले के हिसाब से उनकी एक्सपेक्टेड नेट वर्थ होनी चाहिए 45x 1,00,000 बटा 10 $4,50,000। लेकिन उनकी असली नेट वर्थ है सिर्फ $2,26,000। वो एक URW है। ये कैसे हो सकता है? एक कामयाब वकील एक मोबाइल होम सेल्समैन से इतना पीछे कैसे? इसका जवाब है लाइफस्टाइल। मिस्टर फोर्ड एक वकील होने के नाते एक ऊंचा सोशल स्टेटस बनाए रखने के दबाव में जीते हैं। उन्हें एक महंगे इलाके में रहना पड़ता है, एक महंगी विदेशी गाड़ी चलानी पड़ती है, महंगे सूट पहनने पड़ते हैं, कंट्री क्लब की मेंबरशिप लेनी पड़ती है। उनकी इनकम का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ अमीर दिखने में चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर रिचर्ड्स एक साधारण लाइफस्टाइल जीते हैं। वो अपनी कमाई के अंदर रहते हैं, दिखावे पर खर्च नहीं करते और अपनी इनकम का एक बड़ा हिस्सा इन्वेस्ट करते हैं। दोस्तों, यहीं पर पहला और सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। अमीर बनना और अमीर दिखना ये दो बिल्कुल अलग अलग बातें हैं और ज्यादातर लोग अमीर दिखने की कोशिश में कभी अमीर बन ही नहीं पाते। दूसरा अध्याय, समय, ऊर्जा और पैसे का त्रिकोण। तो एक करोड़पति ऐसा क्या करता है जो उसे UAW से अलग बनाता है? जवाब है, वो अपने 3 सबसे कीमती संसाधनों का इस्तेमाल कैसे करते हैं? समय, ऊर्जा और पैसा। एक UAW अपना ज्यादातर समय और ऊर्जा ये सोचने में लगाता है कि और पैसा कैसे कमाया जाए। वो अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए हमेशा चिंतित रहता है। वो वीकेंड पर मॉल्स में घूमता है, ऑनलाइन शॉपिंग करता है और अपनी अगली बड़ी खरीद के बारे में सोचता है। एक पॉ बिल्कुल इसका उल्टा करता है। वो अपनी पहली प्रायोरिटी अपने इन्वेस्टमेंट्स और एसेट मैनेजमेंट को देता है। वो हर महीने UAW के मुकाबले कई गुना ज्यादा समय अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग पर लगाता है। वो रिसर्च करता है, स्टॉक्स को एनालाइज करता है, रियल एस्टेट के मौकों को देखता है। किताब में डॉक्टर नॉर्थ और डॉक्टर साउथ का एक बेहतरीन उदाहरण है। दोनों एक ही उम्र के मेडिकल स्पेशलिस्ट्स हैं और दोनों की सालाना इनकम $7,00,000 से ज्यादा है, यानी बहुत ज्यादा। लेकिन डॉक्टर साउथ एक UAW है। उनकी नेट वर्थ बहुत कम है। वो हमेशा इस चिंता में रहते हैं कि उनकी इनकम उनके परिवार के खर्चों के लिए काफी नहीं है। वो अपनी सारी इनकम हर साल खर्च कर देते हैं। वहीं डॉक्टर नॉर्थ एक पॉ है। उनकी नेट वर्थ डॉक्टर साउथ से 18 गुना ज्यादा है। जब उनसे पूछा गया कि क्या आपका परिवार बजट बनाता है, तो डॉक्टर नॉर्थ ने कहा, हाँ बिल्कुल, जबकि डॉक्टर साउथ ने कहा, नहीं। डॉक्टर नॉर्थ का परिवार अपनी प्री टैक्स इनकम का कम से कम 1/3 हिस्सा इन्वेस्ट करता है। वो हर खर्च के लिए प्लानिंग करते हैं और अपने बजट पर टिके रहते हैं। वो अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए हर महीने करीब 10 घंटे बिताते हैं, जबकि डॉक्टर साउथ सिर्फ 3 घंटे। सोचिए, $7,00,000 कमाने वाला इंसान भी बजट बना रहा है। क्यों? क्योंकि पॉ ये बात जानते हैं कि आप कितना कमाते हैं। इससे ज्यादा जरूरी यह है कि आप उसमें से कितना बचाते और इन्वेस्ट करते हैं। पैसा उनके लिए एक ऐसा टूल है, एक ऐसा बीज है जिसे अगर सही जगह बोया जाए तो वो दौलत का एक विशाल पेड़ उगा सकता है। वो पैसे को बर्बाद नहीं करते, वो उसे काम पर लगाते हैं। तीसरा अध्याय, आप वो नहीं हैं जो आप चलाते हैं। कल्पना कीजिए, आप सड़क पर हैं। आपके बगल से एक चमचमाती हुई लेटेस्ट मॉडल की मर्सिडीज गुजरती है। आपके मन में क्या ख्याल आता है? वाह, जरूर कोई अमीर आदमी होगा। शायद हाँ, या शायद नहीं। ये किताब इस मिथक को पूरी तरह से तोड़ देती है कि अमीर लोग महंगी गाड़ियां चलाते हैं। रिसर्च में पाया गया कि अमेरिका के ज्यादातर करोड़पति फोर्ड, टोयोटा या होंडा जैसी साधारण गाड़ियां चलाते हैं और उनमें से भी ज्यादातर और सेकंड हैंड होती है। ये सुनकर झटका लगा। करोड़पति लोग स्टेटस सिंबल्स के पीछे नहीं भागते। वो जानते हैं कि एक गाड़ी सिर्फ पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने का एक साधन है। एक $80,000 की कार और एक $20,000 की कार दोनों एक ही काम करती है।
लेकिन $60,000 का जो फर्क है, अगर उसे 20 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिया जाए तो वो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दिला सकता है। UAW हमेशा नई और महंगी गाड़ी खरीदता है, अक्सर लोन पर। वो ये नहीं समझता कि गाड़ी एक डेप्रिसिएटिंग एसेट है। जिस मिनट वो शोरूम से बाहर निकलती है, उसकी कीमत कम होने लगती है। पॉ गाड़ी खरीदने में भी एक निवेशक की तरह सोचता है। वो सबसे अच्छी डील ढूंढता है। वो घंटों रिसर्च करता है, मोल भाव करता है और अक्सर ऐसी गाड़ी खरीदता है जो 2 से 3 साल पुरानी हो, ताकि डेप्रिसिएशन का सबसे बड़ा हिस्सा पहला ऑनर झेल चुका हो। किताब में डॉक्टर बिल का जिक्र है, जो एक इंजीनियरिंग प्रोफेसर है। उनकी सैलरी बहुत साधारण है, उन्हें कभी कोई विरासत नहीं मिली, फिर भी वो एक करोड़पति हैं। कैसे? उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सेकंड हैंड गाड़ियां खरीदी। उन्होंने कभी दिखावे पर खर्च नहीं किया। उन्होंने उस पैसे को बचाया और इन्वेस्ट किया। उनकी सोच साफ थी। फाइनेंशियल आजादी सोशल स्टेटस से कहीं ज्यादा कीमती है। जब आप अगली बार किसी को महंगी गाड़ी में देखें, तो ये सोचने की बजाय कि वो कितना अमीर है, ये सोचिए कि उसने अपनी दौलत का कितना बड़ा हिस्सा इस घटती हुई कीमत वाली चीज पर खर्च कर दिया। याद रखिए, आप वो नहीं हैं जो आप चलाते हैं। चौथा अध्याय, इकोनॉमिक आउटपेशेंट केयर, एक मीठा जहर। ये इस किताब का शायद सबसे कंट्रोवर्शियल लेकिन सबसे जरूरी अध्याय है। इकोनॉमिक आउटपेशेंट केयर या ईओसी, ये शब्द ऑथर्स ने उन अमीर माँ बाप के लिए बनाया है जो अपने बड़े हो चुके कमाने वाले बच्चों को लगातार पैसे देते रहते हैं। ये मदद कई रूपों में हो सकती है, जैसे कि घर खरीदने के लिए डाउन पेमेंट देना, उनकी गाड़ी की EMI भरना, उनके बच्चों की स्कूल फीस देना या उन्हें बिना किराए के अपने घर में रहने देना। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है ना? माँ बाप अपने बच्चों की मदद ही तो कर रहे हैं, लेकिन ये किताब कहती है कि ये मदद एक मीठा जहर है। रिसर्च में एक चौंकाने वाला पैटर्न सामने आया। जिन बच्चों को अपने माँ बाप से ज्यादा फाइनेंशियल हेल्प मिलती है, वो बड़े होकर कम दौलत जमा कर पाते हैं, और जिन बच्चों को कोई मदद नहीं मिलती, वो ज्यादा अमीर बनते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आप किसी को बिना मेहनत के पैसा देते हैं, तो आप अनजाने में उन्हें 3 बातें सिखा रहे होते हैं। 1, उन्हें पैसे की कद्र करना नहीं आता, क्योंकि वो उन्होंने खुद नहीं कमाया। 2, वो रिस्क लेना और अपने दम पर खड़ा होना नहीं सीखते। उन्हें हमेशा एक सेफ्टी नेट का एहसास रहता है। 3, वो एक ऐसी लाइफस्टाइल जीने के आदी हो जाते हैं जिसे वो खुद अफोर्ड नहीं कर सकते। जो माँ बाप अपने बच्चों को EOC देते हैं, वो भी कम दौलत जमा कर पाते हैं, क्योंकि उनका पैसा बच्चों पर खर्च होता रहता है। ये एक ऐसा जाल है जिसमें दोनों पीढ़ियां फंस जाती हैं। बच्चे फाइनेंशियली कमजोर और डिपेंडेंट हो जाते हैं, और माँ बाप का रिटायरमेंट फंड कम हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने बच्चों की मदद न करें, लेकिन मदद और उन्हें अपाहिज बनाने में एक बारीक रेखा है। तो सही तरीका क्या है? सही तरीका है उन्हें मछली देने की बजाय मछली पकड़ना सिखाना। 5वां अध्याय, अगली पीढ़ी को अमीर कैसे बनाएं? अगर इकोनॉमिक आउटपेशेंट केयर या EOC एक समस्या है, तो इसका समाधान क्या है? समाधान है अपने बच्चों में सही वैल्यूज और डिसिप्लिन डालना। करोड़पति अपने बच्चों को अमीर बनाने के लिए कुछ खास नियम अपनाते हैं। नियम नंबर 1, उन्हें कभी यह मत बताइए कि आप अमीर हैं। ज्यादातर करोड़पति अपने बच्चों से अपनी दौलत छिपा कर रखते हैं। वो उन्हें एक साधारण मिडिल क्लास माहौल में पालते हैं, ताकि बच्चे मेहनत की कद्र करना सीखें। नियम नंबर 2, उन्हें पैसे के लिए नहीं, जिम्मेदारी के लिए इनाम दें। अपने बच्चों को हर छोटे मोटे काम के लिए पैसे देना बंद करें। इसके बजाय जब वो कोई जिम्मेदारी वाला काम करें, लीडरशिप दिखाए या डिसिप्लिन का परिचय दे, तो उनकी सराहना करें और उन्हें रिवॉर्ड दें। नियम नंबर 3, उनकी शिक्षा पर इन्वेस्ट करें, उनके खिलौनों पर नहीं। करोड़पति अपने बच्चों की एजुकेशन पर बेहिसाब खर्च करते हैं, लेकिन उनकी लाइफस्टाइल पर नहीं। उन्हें मछली पकड़ना सिखाने का इससे बेहतर कोई तरीका नहीं है। उन्हें एक अच्छी डिग्री दे,
एक अच्छा हुनर सिखाए ताकि वो दुनिया में अपने दम पर खड़े हो सके। नियम नंबर 4, उन्हें इंडिपेंडेंट होने के लिए प्रोत्साहित करें। उन्हें अपने फैसले खुद लेने दे, गलतियां करने दे और उन गलतियों से सीखने दे। किंकोस कंपनी, जिसे अब फेडेक्स ऑफिस कहते हैं, के फाउंडर पॉल और फलिया की कहानी इसका सबसे बड़ा सबूत है। जब पॉल अपना बिजनेस शुरू कर रहे थे तो उन्हें $5,000 के लोन की जरूरत थी। बैंक ने एक को साइनर मांगा। पॉल के पिता अमीर थे, वो आसानी से $5,000 दे सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं दिए। उन्होंने सिर्फ लोन के कागज पर सिग्नेचर किया। पैसे का इंतजाम पॉल को खुद करना था। उस एक सिग्नेचर ने पॉल को जिम्मेदार बनाया। पॉल और उनके दोस्तों ने एक किराए के गैरेज से काम शुरू किया और कुछ ही सालों में किंकोस एक $multi-million कंपनी बन गई। सोचिए, अगर पॉल के पिता ने उन्हें सीधे $5,000 दे दिए होते तो क्या पॉल में वो आग, वो हिम्मत आ पाती? और शायद नहीं। 6ठा अध्याय, हिम्मत, करोड़पति बनने का एक्स फैक्टर। पॉल और फलिया की कहानी हमें हमारे अगले रहस्य पर लाती है, हिम्मत, करेज। आप चाहे कितनी भी बचत कर ले, कितना भी बजट बना ले, लेकिन दौलत बनाने के लिए एक चीज की जरूरत हमेशा पड़ती है, और वो है कैलकुलेटेड रिस्क लेने की हिम्मत। किताब बताती है कि ज्यादातर फर्स्ट जनरेशन करोड़पति या तो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं या उनका अपना बिजनेस होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि अमीर बनने के लिए नौकरी छोड़ना जरूरी है, बिल्कुल नहीं। ज्यादातर बिजनेस ओनर्स कभी करोड़पति नहीं बन पाते, लेकिन बिजनेस ओनर की सोच अपनाना जरूरी है। वो सोच क्या है? वो सोच है अपने भविष्य का कंट्रोल अपने हाथ में लेना। एक एंटरप्रेन्योर को पता होता है कि उसकी इनकम की कोई लिमिट नहीं है। वो अपनी मेहनत से अपनी किस्मत लिख सकता है। उसे डर नहीं लगता कि कल उसका बॉस उसे नौकरी से निकाल देगा। चलिए लैरी की कहानी सुनते हैं। लैरी कई सालों से एक प्रिंटिंग कंपनी में सेल्स का काम करते थे। वो कंपनी के टॉप परफॉर्मर थे, लेकिन उनके मन में हमेशा एक डर रहता था कि अगर कंपनी डूब गई तो मेरा क्या होगा। उन्होंने अपना खुद का प्रिंटिंग बिजनेस शुरू करने का सोचा। उन्होंने एक दोस्त से सलाह ली। दोस्त ने एक ब्रिलियंट सवाल पूछा, प्रिंटिंग इंडस्ट्री की सबसे बड़ी समस्या क्या है? लैरी ने अपने एक्सपीरियंस से तुरंत जवाब दिया, उन्हें और ज्यादा कस्टमर्स चाहिए। उसी पल लैरी को अपना रास्ता मिल गया। उन्होंने एक और प्रिंटिंग प्रेस खोलने की बजाय एक प्रिंटिंग ब्रोकर बनने का फैसला किया। वो शहर की सबसे अच्छी प्रिंटिंग कंपनियों को रिप्रेजेंट करते थे, उनके लिए बिजनेस लाते थे और हर सेल पर कमीशन कमाते थे। उन्हें कोई मशीन नहीं खरीदनी पड़ी, कोई स्टाफ नहीं रखना पड़ा। उन्होंने सिर्फ अपने टैलेंट और हिम्मत पर इन्वेस्ट किया और वो बेहद कामयाब हुए। दोस्तों, जिंदगी में हर चीज में रिस्क है। नौकरी करने में भी रिस्क है, बिजनेस करने में भी रिस्क है। आपको बस ये तय करना है कि आप कौन सा रिस्क उठाने को तैयार है। 7वां अध्याय, सही मौका पहचाने, करोड़पति का असली बिजनेस। तो हमने हिम्मत और कैलकुलेटेड रिस्क की बात की, लेकिन ये हिम्मत लगानी कहाँ है? वो कौन से मौके हैं जो आपको करोड़पति बना सकते हैं? जब हम किसी करोड़पति बिजनेस ओनर के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में अक्सर टेक स्टार्टअप्स, ग्लैमरस रेस्टोरेंट्स या हाई फैशन ब्रांड्स आते हैं। लेकिन द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर इस धारणा को भी तोड़ देती है। किताब की रिसर्च बताती है कि ज्यादातर करोड़पति बहुत ही डल नॉर्मल यानी उबाऊ लगने वाले बिजनेसेस में हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। वो वेल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर हैं, पेस्ट कंट्रोल सर्विसेज चलाते हैं, मोबाइल होम पार्क्स के मालिक हैं या इंडस्ट्रियल क्लीनिंग का काम करते हैं। ये वो बिजनेसेस हैं जिनके बारे में ज्यादातर लोग सोचते भी नहीं। MBA ग्रेजुएट्स इन कामों में नहीं जाना चाहते, लेकिन यही इन बिजनेसेस की सबसे बड़ी ताकत है। सोचिए इसके बारे में। एक, कम कंपटीशन। क्योंकि ये बिजनेस ग्लैमरस नहीं है, इसलिए इनमें कंपटीशन भी कम होता है। हर कोई अगला मार्क जुकरबर्ग बनना चाहता है,
लेकिन बहुत कम लोग शहर के सबसे अच्छे पेविंग कॉन्ट्रैक्टर बनना चाहते हैं। 2, कम लाइफस्टाइल का दबाव। जब आप एक बोरिंग बिजनेस चलाते हैं तो आप पर महंगे सूट पहनने या शानदार ऑफिस रखने का कोई सामाजिक दबाव नहीं होता। आप अपनी जड़ों से जुड़े रह सकते हैं और खर्चों को कम रख सकते हैं। याद है मिस्टर रिचर्ड्स जो मोबाइल होम बेचते थे? उनका प्रोफेशन ग्लैमरस नहीं था और इसीलिए वो एक यूएडब्ल्यू वकील से ज्यादा अमीर थे। 3, असली जरूरत, असली प्रॉफिट। ये बिजनेसेस समाज की असली जरूरतों को पूरा करते हैं। जब तक घर बनेंगे, सड़कों की जरूरत होगी, पेविंग कॉन्ट्रैक्टर। जब तक लोग रहेंगे, कीड़े मकोड़े एक समस्या होंगे, पेस्ट कंट्रोल। ये ऐसी सेवाएं हैं जिनकी मांग हमेशा रहती है और इनमें प्रॉफिट मार्जिन अक्सर बहुत अच्छा होता है। तो 7वां और आखिरी रहस्य ये है, ग्लैमर के पीछे मत भागिए, मौके के पीछे भागिए। जरूरी नहीं कि आप कोई उबाऊ बिजनेस ही शुरू करें। इसका असली सबक है बाजार में एक ऐसी जरूरत को ढूंढना जिसे दूसरे लोग नजरअंदाज कर रहे हैं। लैरी, हमारे प्रिंटिंग ब्रोकर ने यही किया था। उन्होंने एक और प्रिंटिंग कंपनी नहीं खोली, उन्होंने प्रिंटिंग कंपनियों की सबसे बड़ी समस्या को हल किया, ज्यादा कस्टमर्स लाना। उन्होंने एक नीश ढूंढा और उसके एक्सपर्ट बन गए। आपकी दौलत का रास्ता शायद किसी चमक दमक वाली सड़क से नहीं, बल्कि एक साधारण, कम भीड़ वाली लेकिन सीधी और मजबूत सड़क से होकर गुजरेगा। आपको बस उस सड़क को पहचानने की नजर चाहिए। तो दोस्तों, इस पूरी यात्रा का सार क्या है? द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर हमें क्या सिखाती है? इसने हमें सिखाया कि असली करोड़पति वो नहीं जो दिखता है, बल्कि वो है जो डिसिप्लिन और सादगी से जीता है। पहला सबक, दौलत का मतलब इनकम नहीं, नेटवर्थ है। अपनी नेटवर्थ को ट्रैक करना आज से ही शुरू कीजिए। दूसरा सबक, एक पौ बने, यूएडब्ल्यू नहीं। अपनी कमाई से कम में जीना सीखें। बजट बनाइए, चाहे आप कितना भी कमाते हो। तीसरा सबक, अपना समय, ऊर्जा और पैसा प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट पर लगाइए, शॉपिंग पर नहीं। और चौथा सबक, दिखावे की चीजों से दूर रहें। फाइनेंशियल फ्रीडम सोशल स्टेटस से ज्यादा जरूरी है। याद रखिए, आप वो नहीं हैं जो आप चलाते हैं। पांचवा सबक, अपने बच्चों को फाइनेंशियली अपाहिज मत बनाइए, उन्हें मेहनत और जिम्मेदारी की कीमत सिखाइए। छठा सबक, कैलकुलेटेड रिस्क लेने की हिम्मत रखिए। अपनी फाइनेंशियल डेस्टिनी का कंट्रोल अपने हाथों में लीजिए। सातवां सबक, ग्लैमर के पीछे मत भागिए, मौके के पीछे भागिए। एक ऐसा काम या बिजनेस चुनिए जिसमें असली प्रॉफिट हो, भले ही वो बोरिंग क्यों न लगे। आप भी अमीर बन सकते हैं। इसकी शुरुआत आज से, अभी से हो सकती है। अपनी लाइफस्टाइल को सिंपल बनाकर, अपनी कमाई का कम से कम 15 से 20% हिस्सा बचाकर और इन्वेस्ट करके। शुरुआत में ये मुश्किल लगेगा, लेकिन यकीन मानिए, जब आप अपने पैसों को बढ़ता हुआ देखेंगे तो आपको जो खुशी और मन की शांति मिलेगी वो दुनिया की किसी भी महंगी चीज से कहीं ज्यादा होगी। तो दोस्तों, ये थी थॉमस जे स्टैनले की शानदार किताब द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर की विस्तृत समरी। उम्मीद है कि इस किताब ने आपको दौलत को एक नए नजरिए से देखना सिखाया होगा। आपको इस किताब का कौन सा सबक सबसे ज्यादा पसंद आया? क्या आप एक पौ हैं या यूएडब्ल्यू? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये बुक समरी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत हो, और रीडोलॉजी हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसी ही ज्ञानवर्धक बुक समरीज कभी मिस ना करें। हम मिलते हैं आपसे अगली किताब के साथ। तब तक सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।